थैंक यू प्रिया। आप सभी ने अभी मोबाइल के एक अच्छे उपयोग के संबंध में बहुत सारी जो गाइडलाइन तैयार हुई हैं, उन पे बातचीत जो प्रिया ने की है, उस पर आप लोगों ने स्वयं से भी चिंतन मनन कीजिए। ये अनंतिम नहीं है। आप भी इसमें कुछ भी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जो व्यावहारिक चीज़ें हैं आपको लगती है विद्यालयों में आपस में, तो आप उनको भी ऐड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही गाइडलाइन है। ये तो एक ब्रॉड ये कहें कि पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। बाकी कुछ और आपको लगता है कि अन्य चीज़ें भी इसमें ऐड की जा सकती हैं, तो आप अपने स्तर से जब भी बच्चों के साथ काउंसलिंग करेंगे तो प्लीज़ उसको करें। एक इम्पोर्टेंट सूचना सभी इस समय मुख्य शिक्षा अधिकारी और जितने भी हमारे अधिकारीगण जुड़े हैं, आप सबके लिए है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी 1:30 बजे हमारे जो है आज के जो हमारा छात्रवृत्ति पोर्टल है उसका जो है इनॉग्रेशन करेंगे। तो प्लीज़ सभी लोग 1:30 बजे जो वर्चुअल लैब से जुड़े हैं वो तो यहाँ से जुड़े हैं, और जो हमारे पटल प्रभारी इस समय हमारे इस पूरे कार्यक्रम को सुबह से देख रहे हैं, कृपया सभी अधिकारियों को बता दें कि 1:30 बजे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो है हमारे इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। तो आप सभी लोग जो यूट्यूब लिंक हमने आपको दिया है उससे जुड़ जाएं। सभी को ये सूचना आप जरूर दे दीजिए, क्योंकि अभी अभी निदेशक महोदय द्वारा जो है सूचित किया गया है कि 1:30 बजे माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे इस छात्रवृत्ति पोर्टल का जो है इनॉग्रेशन करेंगे, और उसके पश्चात फिर इस छात्रवृत्ति पोर्टल को हम ऑनलाइन आपका पूरा ओरिएंटेशन इसमें करेंगे। आपको पूरा दिखा जाएगा कि किस तरह से जो है ये छात्रवृत्ति पोर्टल जो है दिखेगा, और कैसे हमने इस पर जो है बच्चों का जो आवेदन पत्र है या जो अन्य प्रक्रिया है वो हमने संपादित करनी है। तो इम्पोर्टेंट सत्र भी रहेगा, और मुख्य रूप से जो है सभी जितने भी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, जो भी आज इस लिंक से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वर्चुअल लैब से जुड़े हुए हैं, तो सभी प्लीज इसको जो है अपने आपस में जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो चूंकि हमारे पास अभी लगभग 15 मिनट का समय है 1:30 बजने में, तो थोड़ा सा चूंकि आपको मोबाइल सेफ्टी और सिक्योरिटी जो चीज़ें हैं, कई बार हम लोगों ने एससीईआरटी के द्वारा जो है विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से आपको कई बार इस पर बताया गया है, और कई बार जो हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम है एनपीईपी, उसमें भी हमने एक्सपर्ट्स को बुला करके आपका ओरिएंटेशन किया है कि कैसे हम जो है साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी को जो है मेजर्स को अप्लाई करें, और कैसे हम जो है साइबर बुलिंग से और इस तरह की चीज़ों से हम जो है बच सकते हैं। तो थोड़ा सा साइबर बुलिंग अपने आप में ऐसा अब टर्म हो गया है कि जिसमें कि बिना ऑनलाइन हुए, या जिसे हम कहें कि जब हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो कहीं न कहीं लगभग सभी लोग इसका शिकार जरूर होते हैं। कुछ लोग अवेयर होते हैं कि जो इस तरह के लालच में, इस तरह के प्रलोभन में नहीं पड़ते हैं जिस तरह के दिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा अखबारों में हर दिन एक लगभग एक या आधा पेज रहता है कि साइबर ठगी के हुए शिकार, और कौन लोग होते हैं? जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो वास्तव में अपने आप में बहुत बड़े शख्सियत होते हैं, वो भी शिकार हो जाते हैं। तो क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब अभी तक हमने अपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी की है, हम लोग साइबर सुरक्षा के प्रति अवेयर नहीं है, हम लोग थोड़ी सी लालच में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ी सी इस पर हम बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा 10 मिनट का जो हमारा समय है उस पर। तो अपने आप में साइबर का अर्थ ये है कि जो ऑनलाइन जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आपके मोबाइल में जो भी मैसेज आ रहे हैं, मेल से आ रहे हैं, इंस्टाग्राम से आ रहे हैं, जो भी आपका सोशल मीडिया में उससे आपके पास लिंक और मैसेजेज आते हैं, और उन मैसेजेस में एक मैसेज भी जो आता है लिंक के साथ कि आप ये कीजिए तो आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा, इस चीज़ से आपको जो है फ़ायदा होगा। या कई बार अब तो चूंकि एआई का ज़माना आ गया है, और एआई में क्या हो रहा है, हूबहू यदि आपके कोई रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनकी आवाज़ भी हूबहू वैसी देते हैं,
और उसी तरह से कोई रिक्वेस्ट या इस तरह की जो है मांग करते हैं, आप उस झांसे में आ जाते हैं कि अरे ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा फ्रेंड है, या ये नीडी है, इसको आवश्यकता है, और हम तुरंत क्या कर देते हैं, जो उन्होंने हमको जो है गाइड किया है या जो हमें ठगाया है, गाइड तो नहीं कहेंगे, जो हमें ठगाया है कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, और हम तुरंत उसी तरह से एक्शन कर लेते हैं, चाहे वो लिंक क्लिक कर लें, चाहे हम उनका नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे हम जो है कुछ बातचीत कर लें, चाहे हम अपनी ओटीपी शेयर कर लें। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम बिना सोचे समझे, बिना एक दूसरे से या बिना उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति से बात किए हुए हम तुरंत एक्शन कर लेते हैं। और जैसे ही आपका एक्शन होता है विद इन द सेकेंड, आपका जो भी है का मतलब है आप उसके शिकार हो जाते हैं। हो सकता है आपका धन हानि हो या मान हानि हो। मान हानि भी है आजकल, बहुत सारी चीजों में है कि आपके वीडियोस या आपके जो पर्सनल जो फोटोग्राफ्स हैं उनको भी क्राफ्ट करके, और कई तरह के ऐप्स आ गए हैं उनका प्रयोग करके आपको किसी तरह से भी ब्लैकमेलिंग की जाती है। और उससे क्या होता है, कई बार बच्चे क्या होते हैं जो कि कहीं ये पता न लगे, किसी को न लगे, वो नहीं बता, छुपा देते हैं। तो ऐसी चीजें जब वो शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले हम ही, चाहे हम बहुत समझदार क्यों नहीं है, हम सोचते हैं अरे इससे हमारी बदनामी हो जाएगी, पता नहीं किस तरह की हमारी फोटो पोज या किस तरह का वीडियो जो है ये कहीं ना कहीं जो है वायरल हो गया या वायरल हो जाएगा, तो हम अपनी बदनामी की डर से उनके शिकार हो जाते हैं। और बाद में जब सब कुछ लूट जाता है, बदनाम भी हो जाते हैं, पैसा भी चला जाता है, ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, और तब हम जो है कहीं शिकायत करते हैं साइबर सेल में या नजदीक कहीं भी उसकी शिकायत करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि इस तरह की चीजों का थोड़ा सा बच्चों को तो अवेयर करना ही है कि इसमें डरिए नहीं, घबराइए नहीं, कि सबसे पहले कोई चीज आती है तो उसको देखिए, इत्मीनान से बात कीजिए कि ठीक है क्या आया है, किस तरह की चीजें हैं। और आप और हमने ये भी देखा है कि जब भी कभी भी जब हमने पढ़ा है, और आज भी अगर हम नैतिक वाक्य के रूप में लिखते हैं और कभी कोट करते हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लालच बुरी बला है। हमें पता है, हमने पढ़ा भी है, लेकिन हम उसी में फंसते हैं। तो सबसे पहले लालच, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो काम आपने किया है नहीं उससे क्या घबराना, घबराहट। तो घबराहट में अच्छी चीजें भी जो है क्या हो जाती, खराब हो जाती हैं। तो दोनों चीजों में हमें क्या करना है, सावधानी बरतनी है, धैर्य रखना है, और धैर्य रख करके हम उन जो भी चीजें हैं उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो कुछ चीजें थोड़ी सी यहाँ पर हमारा पीपीटी है उसको थोड़ा सा रन करेंगे साइबर बुलिंग की। कुछ चीजें हमने मोटी मोटी चीजें यहाँ पे दी हैं कि किस तरह से साइबर बुलिंग का वो चीजें चलती हैं। तो जैसे क्या हो जाता है कि बहुत सारे कई बार धमकी आ जाती है, कुछ इस तरह के संदेश आ जाते हैं, कोई अफवाह आ जाती है, कोई नकली प्रोफाइल, जो कि मैं कह रहा था कि आप अगर देख रहे होंगे वहाँ पे साइबर बुलिंग वाले में, तो अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की चीजें ये हो रही हैं और ऐसी शिकायत आपके बच्चे हो गए, परिवार के सदस्य हो गए, हो सकता है कई लोग आपसे करते होंगे, तो उसमें ये कुछ कुछ मोटे मोटी चीजें हमने दी हैं कि खाते का पासवर्ड मांग लिया, बिना अनुमति आपकी जो है फोटो जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं, अपने पर्सनल जो हमारे जो है फोटोज होती हैं, पारिवारिक जो भी हमारे कोई इवेंट होती हैं, तो हर चीज को हम सोशल मीडिया में डाल देते हैं, जबकि पर्सनल को पर्सनल रहने दीजिए और पब्लिक को पब्लिक रहने दीजिए। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्या चीजें पब्लिक होनी चाहिए, क्या पर्सनल होनी चाहिए। तो इस पर देख लें। तो बचाव क्या कर सकते हैं, जैसे कि एकदम हम रिएक्ट न करें, किसी चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जो है स्क्रीनशॉट यदि हमारे पास रहेगा तो हमारे पास एविडेंस रहेगा। कई बार क्या होता है कि स्क्रीनशॉट जो है जिसने आपको ठगी की है वो क्या करता है, डिलीट कर देता है। उसके बाद जरूर रिपोर्ट करें, जो भी है रिपोर्ट कर रहे हैं, जरूर नहीं है कि हमें थाने में जाना है, कहीं पर भी आप अपने बड़ों को बताएं, या
अभी आपने जो है एक नंबर है कि कभी भी इस तरह की चीज़ होती है, टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप ये शिकायत कर सकते हैं। और सबसे पहले क्या होता है कि कई बार ये होता है कि यार मैं कैसे, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जिनमें हम ये सोचते हैं कि इसमें तो हमारी बदनामी हो जाएगी, तो किसको बताएं। अपने जरूर जो है किसी न किसी फास्ट फ्रेंड को, बड़ों को जरूर, जो आपका विश्वास पात्र है उसको जरूर बताएं, उससे बातचीत करें। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबके पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल की सेटिंग्स जो है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेटिंग करें। थोड़ा इस पर भी आपके पास जो आसपास में या कोई अच्छा जानकार व्यक्ति है, कई बार बहुत सारे हमारे वीडियोज हैं फ्री, जिसमें कि जो है इस तरह के जहां बताते हैं कि कैसे आप स्ट्रॉन्ग सेटिंग अपने मोबाइल की कर सकते हैं, उसको भी करें। साथ में कई बार आपका जो निजी कंप्यूटर है, लैपटॉप है या टैब है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूर देखें कि क्या हमने उसमें अपना सिक्योरिटी लॉक लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, कैसे हमने जो है उसमें कोई जो है गेस्ट के लिए जो है अलग सा एक अकाउंट दे रखा है, अपना अकाउंट पासवर्ड इतना रखें उसको कि आसानी से कोई उसको क्रैक न कर सके। उसको कभी कभी हम क्या कर देते हैं, यार देखो ये पासवर्ड है, कभी किसी को दे देते हैं। और कई बार क्या होता है, हो जाता है कि जो हमारे बहुत करीबी होते हैं और बहुत विश्वास पात्र होते हैं, वही कई बार इस चीजों को अनायास, जाने अनजाने में पासवर्ड किसी दूसरे को या थर्ड पर्सन को दे देते हैं। उससे भी हम थोड़ा सा जो है अपवर्ड और लगभग अनायास इसका शिकार बन जाते हैं। उसके बाद इंटरनेट के थ्रू तो आज सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसमें जरूर सबसे पहले हम अपनी एक जो नैतिकता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बातचीत में हमारी नैतिकता होनी चाहिए, हमारे आचार व्यवहार में नैतिकता होनी चाहिए, वैसे भी इंटरनेट के प्रयोग करने में नैतिकता होनी चाहिए। और जो हमारा इसको कंट्रोल करता है, ट्राई ने भी बहुत सारे, TRAI जो हमारा कंट्रोलिंग और जो इसका सिस्टम है, उसने भी बहुत सारे जो है जितने भी सोशल मीडिया हैं, ऐप वाले हैं, जितने भी हमारे ये सब्सक्राइबर हैं, उनको भी कहा गया है कि किस तरह का, इस तरह की कोई जो है जो इमेजेज हैं या कोई इस तरह का प्रचार प्रसार है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका पूरा डिटेल हम आपको भेज देंगे। और अब चूंकि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, निदेशक महोदय, अपर निदेशक महोदय, हाँ, इस पर जुड़ेंगे, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो भी अगर इधर उधर बाहर हैं तो आप आ जाएं, और यूट्यूब लिंक से भी जितने भी हमारे CEOs और BOs साहिबान जुड़े हैं कि प्लीज आप इसको जरूर जुड़ लें तुरंत। अभी हम आपको इसको लिंक भी आपको शेयर कर रहे हैं, और आपको स्क्रीन पर माननीय शिक्षा मंत्री जी, निदेशक महोदया और अपर निदेशक महोदय, साथ में हमारी पूरी टीम जिन्होंने इसको, ये जो हमारा पोर्टल डेवलप किया है, वो सारी जुड़ेंगी और तुरंत ही इस पर हम आपका इस पोर्टल का इनॉग्रेशन के साथ साथ इसका ओरिएंटेशन का कार्य भी करेंगे, और देखेंगे आपकी वास्तव में इस पोर्टल और ऑनलाइन करने से बहुत सहूलियत आपको भी मिलेगी, और आप विद्यालय से कहीं बाहर इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। और बच्चे भी अपना प्रोफाइल आप देख भी सकते हैं कई बार। तो थोड़ा सा प्लीज, जैसा आपने कोऑपरेट आप सुबह से किया है, ऐसा करेंगे तो निवेदन है सभी से। और सर्वप्रथम मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन और बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया गया है। CRT के द्वारा 4 स्कॉलरशिप आयोजन अभी तक वो ऑनलाइन नहीं चलता था, आवेदन पत्र जैसे आते थे, उसके टाइम टेकिंग भी रहता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी। तो हम एक कदम बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस वर्ष ये बनाया है ऑनलाइन पोर्टल,
के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन सेंटर सेशन भी ऑनलाइन ही सब कुछ करेंगे। हमारा एग्जाम कराने का अभी जो है करा देंगे ताकि जल्दी से कर देगा तो उसी के लिए आज ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन माननीय मंत्री करें। इसमें हमने जोड़ा है सीए साहब उनके डीए साहब उनके डीए साहब स्कूल के जितने बच्चे सीडीओ हैं सभी को निर्देश दिए और सब जुड़े क्योंकि पहले सारी टाइम तक आपको मिली थी इसलिए आपने चाहिए दिया था तो हमने उस समय में भी यूज करते आपके निर्देश पे आपका जो विजन था हमारे जो बच्चे है किस तरीके से मोबाइल को यूज करना चाहिए उसका ऐसे भी बनाने के निर्देश दिए थे तो हमने मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ऐसे किया उसमें कई फॉरेन की स्टडीज ऐसे स्टडीज होनी सकती है और बहुत सारी स्टडीज को देखते हुए हमने एक एक्सपर्टी भी बनी है इसमें सर्कुलेट भी कर दिया है तो आज इस समय को हमने इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया कि ओरिएंटेशन जितने बच्चों के आप जुड़े हुए कर दिया है और निर्देश ये भी दिया है कि वो अपना स्कूल लेवल पे सबको डिटर्मिनेट कर देंगे कि किस तरीके से हमारे बच्चों को यूज कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चे नहीं हमारे लिए भी है जो सीख भी है कितना लेकर मोबाइल पर रहना कितना डिस्टेंस रहना कितनी लाइट होनी चाहिए और भी बहुत सारी चीजें इन लोगों ने उसमें से भी हो और हमने चाहा है कि हमारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से और इफेक्टफुल तरीके से अपने यूज करें और सब और सभी अध्यापक इसको यूज करेंगे और मेरा भी अनुभव मुझे रहेगा कि सब लोग जो ऐसे पी इसके अनुसार डिस्कस तो मैं चाहूंगी कि आपका सबका मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ जी करिए आवाज आ रही है तो आ रही है आवाज? जी सर आ रही है आवाज आ रही है आवाज आ रही तो हाथ खड़े करिए। आ रही है आ रही है सब ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा और एनसीईआरटी के द्वारा हमारे जितने बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्रतियोगिता आज इसका एक ऑनलाइन पोर्टल के हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि ये देश का पहला राज्य है जहाँ की कक्षा 6वीं के बच्चे अगर 70% नंबर आते हैं तो 600 रुपए पर महीने हम उन बच्चों को देते हैं। 7वीं में आते हैं तो 700 रुपए देते हैं, 8वीं में देते हैं तो 800 रुपए देते हैं और 9th में अगर बच्चे नंबर 70% नंबर आते हैं तो 900 रुपए देते हैं, 11वीं में 1100 रुपए देते हैं और 12वीं में 1200 रुपए। पिछले साल लगभग 23,000 बच्चों के छात्रवृत्ति मिले हैं और 70,000 बच्चों ने लोगों से खंड शिक्षा अधिकारी से एक निवेदन है कि पिछले साल थोड़ा सी गड़बड़ी हुई थी कई खंड शिक्षा अधिकारी ने इसको धरातल पर काम पूरा किया। मेरा निवेदन यह है कि हर विकास खंड में कम से कम 2-3 हजार बच्चों से इसका फॉर्म भरा। अगर ऑनलाइन दिक्कत है तो ऑफलाइन से हम आपको फॉर्म दे सकते, लेकिन आप मैक्सिमम बच्चों से इस प्रतियोगिता में जरूर पार्टिसिपेशन करवाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे भाग ले सके। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे बड़े होनहार भी हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा जो है अब समय पर रिजल्ट भी आ रहे हैं। इस बात का रिजल्ट भी हम 25 अप्रैल से पहले घोषित कर और जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूं तब से आपने देखा होगा कि अब रिजल्ट लगभग 12% से ज्यादा हमारा बढ़ गया हाई स्कूल का भी रिजल्ट। मैंने एक मौका ऐसे छात्रों को और दिया है जो किसी कारणवश फेल हो जाते थे
या बीमारी के कारण परीक्षा भी नहीं पाते थे। अब हमने एक अंक सुधार परीक्षा उन बच्चों के लिए दी। कल मैं नवोदय विद्यालय देहरादून में गया था, वहां हम 50 बच्चों को IIT की कोचिंग करा रहे, तो बहुत अच्छा। कल मैंने देखा वहां के पूरे प्रदेश के बच्चे वहां सेलेक्ट होकर आ रखे हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है, सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, कि सरकार की योजना है, क्या प्रधानमंत्री की है, क्या मुख्यमंत्री जी की योजना है, क्या हमारी योजना, इन पे धरातल पे पहुंचाने का काम आप लोगों का है। कई बार मैं देखता हूँ कि चीजें धरातल पे नहीं पहुंचती, इससे जो है कई बच्चे वंचित रह जाते। अभी मई के महीने में हम गढ़वाल के लगभग 300 बच्चों को और कुमाऊं के 300 बच्चों को उत्तराखंड शैक्षिक दर्शन के लिए रवाना करने जा रहे हैं, और बच्चों का भी सिलेक्शन हो चुका है। जैसे भारत दर्शन कार्यक्रम चलाया हमने, वैसे उत्तराखंड दर्शन का भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है इसका हम बच्चों को रवाना भी करेंगे। हमारे बच्चे IIT जाएंगे, NIT जाएंगे, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जाएंगे, तो हमारे अच्छे शिक्षण संस्थान उनको भ्रमण करके जाएंगे हमारे बच्चे। एक हम लोगों ने अपने राज्य में डॉक्टर शिवानंद मौर्य छात्रवृत्ति की भी तो छात्रवृत्ति में भी हमने बढ़ोतरी करते हैं, अभी 1000 रुपये करते हैं। वैसे जो है हमारे कई जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहे हैं। अभी हम लोग प्रत्येक लगभग 2 लाख बच्चों को एक किट दे रहे, जिसमें कि उन बच्चों को जो है शैक्षिक सामग्री रहेगी, उसका भी मई के महीने में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बड़ा काम हमारे बच्चों के लिए मुख्य है। अभी हम अपने स्कूलों में स्मार्ट क्लास दे रहे हैं, वर्चुअल क्लास दे रहे हैं, वोकेशनल क्लास दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं। टीचर भी हमारे यहाँ पढ़ाए पूरे होंगे। अब जो प्रमोशन की दिक्कत है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और बहुत जल्दी जो है हमारे अध्यापकों के प्रमोशन जो होते हैं वो भी हो जाएगी। इस बार हम ये भी कर रहे हैं कि जिस बच्चे के 70% नंबर आएंगे, उसकी माँ को भी 1000 रुपये पोस्ट आ जाएगा। लगभग 17,000 माँ को हमने 1,000 पोस्ट आ। वैसे तो है थोड़ा सी, क्योंकि पिताजी को सर्विस क्लास पे रहते हैं बच्चों पे, सारा जो है बच्चे की देखभाल से लेके सारा बोझ माँ के पास है। इस योजना को भी हम लागू कर रहे हैं अपने देश में। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देकर प्रयास किया है, मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ। इतना ही मेरा कहना है कि पिछली बार लगभग 70,000 बच्चे इसमें बैठे थे। अगर ये संख्या जो है लगभग 2 लाख तक चले गए, तो उसके 10% बच्चों को हमने फिर छात्रवृत्ति दी। तो थोड़ा इस संख्या को आप जरूर बढ़ाइए, और ज्यादा से ज्यादा जिलों को मैं इंटर कॉलेज में बच्चों से कहिए कि इस परीक्षा में पार्टिसिपेशन जरूर करना है। सबको मेरी ओर से धन्यवाद है। और विशेषकर हमारी जो डायरेक्टर है NCERT की, तो मैंने आज प्रमोशन भी कर दिया और उनको मेरी ओर से बधाई है। उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सबको धन्यवाद। भारत माता की जय। उनके साथ जुड़े हैं क्या? इसको अच्छे से दिखे, जैसे ऐसे देखेगा ये NCERT भाव दिखा दिया सर, पूरे किस तरह के पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न ये दिखा पूरा दे दिया है सर इसमें।
और अन्य तरह भी हमने रख दिए हैं। इस तरीके से थैंक यू सर। कैसे अप्लाई करेंगे ये बात तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों से इसका शुभारंभ किया है। अब उसका ओरिएंटेशन अभी आगे जारी रहेगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आप सभी लोग जुड़े रहे। प्लीज ये वर्चुअल स्टूडियो से अभी जारी होगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं माननीय निदेशक महोदय का, हमारे अपर निदेशक महोदय और पूरी एससीईआरटी की हमारी जो इस स्कॉलरशिप पोर्टल्स में डेवलप कर रही थी, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और व्यस्तम समय में से माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमें समय दिया गया और उनके कर कमलों के द्वारा हमारे इस वेब पोर्टल का आज उद्घाटन विधिवत हो चुका है। तो मैं शिक्षा विभाग की ओर से और आप सभी की ओर से माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, साथ में हमारे निदेशक महोदय और अपर निदेशक महोदय का। साथियों, जैसे कि पोर्टल अभी ऑनलाइन में आपको किस तरह से इस पोर्टल में चीजें दिखेंगी, तो आधे घंटे का लगभग आपको पोर्टल के बारे में हमारे जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे राकेश रावत जी हैं जिन्होंने इसमें निभाई है। लगभग हमारा जो है 7-8 महीना इस पोर्टल को डेवलप करने में हुआ है। आईटीडीए के सौजन्य से सहयोग से हमने इसको डेवलप किया है और अब पूरी चीजें हमारी अपने शिक्षा विभाग की जो अब छात्रवृत्ति संबंधी जितनी भी चीजें इस पर होंगी। तो मेरे साथ हमारे फैकल्टी से जो छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ है उससे श्री राकेश रावत जी हैं, एससीईआरटी में हैं। तो आप इस पोर्टल पे ऑनलाइन आपको यहाँ पर पूरा अभी इस पर बातचीत करेंगे, दिखाएंगे किस तरह से लॉगिन करना और किस तरह से चीजें हमारी रिफ्लेक्ट होंगी। तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय रावत जी अब आपको इस पोर्टल से संबंधित चीजों को, जो कि ऑनलाइन टेक्निकल चीजें हैं, उस पर बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा आप देखेंगे जब आप इस पोर्टल पे पूरा जाएंगे, होम पेज खुलेगा, उसमें जितने भी आइकन खुलेंगे, जब आप धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे तो स्वयं भी बहुत सारी चीजें आप अपने आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा पोर्टल जो है रन करेगा। और जैसे ही जब ऑनलाइन आवेदन जब आप करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप में आती रहेंगी। तो रावत जी, थोड़ा सा नेट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑनलाइन आपको हम वो पोर्टल दिखाना चाह रहे हैं और ऑनलाइन से ही उस पर चीजें आगे बढ़ती हुई कैसे चलती हैं उसको दिखाना चाह रहे हैं। तो इसको यहाँ पर लिंक के माध्यम से उसको पोर्टल को जोड़ रहे हैं। तब तक मैं रावत जी से निवेदन करूंगा कि ये पोर्टल भी हमारा जुड़ रहा है ऑनलाइन में, और आपको भी पहले एक बार देख लीजिए, फिर आपको जब लॉगिन पासवर्ड जो है दिया जाएगा, फिर आप भी इसको जो है सर्च कर सकते हैं किस तरह से जाएगा। तो रावत जी प्लीज, ओवर टू रावत जी। मैं राकेश रावत, एससीईआरटी उत्तराखंड से। जैसे कि अभी आपको दिखा स्क्रीन पे कि माननीय मंत्री जी ने हमारा जो आज जो पोर्टल है एससीईआरटी स्कॉलरशिप पोर्टल, उसका इनॉग्रेशन आज हो चुका है। इससे पहले हम एससीईआरटी उत्तराखंड यहाँ पे 2 तरह की छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन करता है। एक तो सीएम स्कॉलरशिप है और दूसरी एनएमएमएस जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उसका आयोजन हर साल यहाँ पे एससीईआरटी द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति स्कीम है, तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना है, उसमें हमारे गत वर्ष 70,000 बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया और इसी प्रकार से एनएमएमएस जो परीक्षा हुई थी उसमें 20,000 बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो कुल मिला के हर वर्ष हमारे लगभग 90,000 बच्चे इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं। और यहाँ पे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप स्कूल से फॉर्म फिल करते हैं स्कूल में, तो क्योंकि ऑफलाइन डेटा होता है तो कई प्रकार की मिस्टेक वहाँ पे हो जाती हैं। फिर बीओ लेवल पर आता है, फिर वहाँ से वो एससीईआरटी के लेवल पर आता है, और कई बार तो छात्र का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ तक कि जाति में भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, और ये सीधे सीधे हमारे जो परीक्षाफल है उसको प्रभावित करती हैं, क्योंकि वहाँ पे जाति के अनुसार रिजर्वेशन है। साथ में जन्म तिथि का भी वहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है कि यदि नंबर सबकी बराबर आ गए 2-3 बच्चों की, तो फिर उनकी
की डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती हैं, पिछले साल जो परीक्षाएं हुई थी वो 2-3 बार हमें परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा क्योंकि बरसात के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस बार हमारी कोशिश ये थी कि हम मई के लास्ट सप्ताह तक इस परीक्षाओं को संपन्न करा पाएँ। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक वेब पोर्टल को डिज़ाइन किया और इसके लिए इससे पहले आपने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में अपनी पूरी टीम SCRT, ITDA, ITI जिन्होंने इसमें हमें सहयोग प्रदान किया, उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस पोर्टल पे हमें काम कैसे करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे पोर्टल दिखाई दे रहा है, जो ये पोर्टल आपको दिख रहा है, आप अपने गूगल पे या क्रोम पे जब आप जो पोर्टल है उसका URL जब टाइप करेंगे, पोर्टल का जो URL है scholarship.scrt.uk.gov.in, ये शेयर किया जाएगा आप सभी के साथ। तो जब आप इसको क्लिक करके इसको करेंगे तो इसका होम पेज हमें दिखाई देता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा होम पेज। होम पेज पे सबसे पहले हमने यहाँ पे जो अपकमिंग स्कॉलरशिप है, अभी इसमें अपकमिंग स्कॉलरशिप आ रही है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना करके, और इसके नीचे जो ओवरव्यू ऑफ स्कॉलरशिप है वो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल आपको दी गई है कि कक्षा 6 में जो उनकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, परीक्षा का प्रारूप किस प्रकार का होगा। जैसे कि इसमें कक्षा 6 में 2 प्रश्न पत्र हैं, एक मानसिक योग्यता परीक्षा का है 60 नंबर का, और इसी प्रकार द्वितीय जो प्रश्न पत्र है वो सेट का है, शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण का 60 मार्क्स का ये भी होगा, 60 प्रश्न इसमें होंगे, और उसके पूरे उसका सिलेबस भी वहाँ पे दिया गया है आपको कि किस किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार हमने 9th का भी यहाँ पे डिटेल दिया है पूरा, जो 9th की परीक्षा होगी CM स्कॉलरशिप की, कि उसका क्राइटेरिया क्या है, उसमें कितनी छात्रवृत्तियां मिलेंगी। जैसे इससे पहले भी शायद आपको बताया गया होगा कि जितने ज़्यादा बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे उतनी ही छात्रवृत्तियां यहाँ पे मिलेंगी। ये पहली इस प्रकार की छात्रवृत्ति योजना है, वरना छात्रवृत्ति योजनाओं में एक फिक्स नंबर होता है कि इतनी छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा NMMS परीक्षा जो होती है हमारी, उसमें 1048 छात्रवृत्तियां हमारे उत्तराखंड के लिए हैं। लेकिन इस परीक्षा में अगर आपके किसी ब्लॉक के यदि 100 बच्चे बैठते हैं तो 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, यदि 200 बच्चे बैठते हैं तो 20 बच्चों को, 1000 बच्चे बैठते हैं तो 100 बच्चों को, तो 10% का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। इसमें हमने सारी डिटेल परीक्षा की दी है, उसका सिलेबस क्या है और कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी डिटेल इसमें ओवरव्यू में आपको दी गई है इस होम पेज पे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमने एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चन आप होम है, होम के बाद अबाउट अस, हाउ टू अप्लाई, एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हमने पुराने सालों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे अपलोड किए हैं, कुछ और भी हम अपलोड करेंगे, तो आप इनको डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल और मई के महीने में हम मिशन कोशिश प्रोग्राम करते हैं, और जो मिशन कोशिश है उसमें हम उसकी पिछली कक्षाओं में जो हार्ड स्टॉप रह गए होंगे या फिर जो कॉम्पिटेंसी हमने अचीव नहीं की है उस पर बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो कक्षा 6 में जो बच्चे हैं जिन्होंने ये परीक्षा देनी है, उनका जो सिलेबस है वो कक्षा 3, 4 और 5 का जो कोर्स है उसी से पूछा जाएगा। तो एक प्रकार से वो मिशन कोशिश ही है। अगर आप उसकी तैयारी करते हैं मिशन कोशिश में, मतलब यदि हम पीछे की जो कक्षाएं हैं उनमें जो चीज़ें बच्चे ने अभी अचीव नहीं की उसको बताते हैं, तो फिर इस परीक्षा की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। अभी जो 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, वहाँ पे 9th का कोई भी सिलेबस नहीं आएगा। वहाँ पे जो सिलेबस आएगा वो 6, 7 और 8 का आएगा। तो यदि हम मिशन कोशिश में भी इसकी तैयारी कराते हैं तो बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग करके और इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं या उनको छात्रवृत्ति इसमें मिल सकती है। तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं है कि छात्रवृत्ति परीक्षा का हमने आयोजन किया और छात्रवृत्ति हमें मिलनी है। छात्रवृत्ति तो मिलनी है, इसके साथ साथ हमारी तैयारी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, हमारी तैयारी, हमारे सिलेबस के लिए हमारी तैयारी, मतलब हर चीज़ से हमें इस स्कॉलरशिप स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, उसके बाद पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन में हमने यहाँ पे कुछ किताबें पब्लिश की थी, जैसे
प्रयत्न फॉर क्लास 6 है। इसमें क्लास 6 के बच्चों के लिए किस प्रकार की छात्रवृत्ति, किस प्रकार के क्वेश्चन उनको पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें वहाँ पे दी गई हैं। सिद्धहस्त करके देख रहे होंगे आप, एक नया PDF दिया गया है। तो ये 3 किताबें हैं, इनको भी आप डाउनलोड करके यहाँ से टीचर्स बच्चों से इसको शेयर कर सकते हैं और बच्चे भी सीधे सीधे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि छात्रवृत्तियां सबके लिए, पोर्टल सबके लिए खुला हुआ है, ये बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। इसके साथ साथ हमने इम्पोर्टेंट सर्कुलर एंड जियो यहाँ पे रखे हुए हैं कि इस छात्रवृत्ति का जो जियो है, कई बार क्वेरी होती है कि छात्रवृत्ति की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी, इसमें कितना परसेंटेज चाहिए, अगर 6 में छात्रवृत्ति मिलती है तो 7 में कंटिन्यू करने के लिए परसेंटेज क्या होगा, वो सारी चीज़ें इस जियो में दी गई हैं। इसी के साथ साथ कई बार इस प्रकार की क्वेरी आती है कि बच्चे को एक छात्रवृत्ति मिल रही है और दूसरी छात्रवृत्ति उसको नहीं मिल रही है, दूसरी भी मिल रही है, तीसरी, मतलब वो CM स्कॉलरशिप में भी निकलता है, वो NMMS स्कॉलरशिप में भी निकलता है, इसके साथ साथ उसको SC ST OBC कोई अदर छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो फिर क्या होगा, कौन सी छात्रवृत्ति उसको मिलेगी? तो ड्यूअल बेनिफिट ऑफ स्कॉलरशिप करके यहाँ पे उसका शासनादेश हमने यहाँ पे अपलोड किया है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति दे होगी। तो ये इसमें है, और कॉन्टैक्ट अस में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में जो है, यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो इससे हमें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। अब इसमें जो छात्रवृत्ति पोर्टल है, इसमें हमारे 5 मॉड्यूल हैं। 5 मॉड्यूल किस प्रकार के हमारे हैं? ये बच्चे, इससे बच्चा भी सीधे सीधे ऑनलाइन अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकता है, लेकिन इस सत्र के लिए, केवल इस बार के लिए, क्योंकि ये छात्रवृत्ति पोर्टल हमारा जस्ट, हो सकता है 1-2 दिन में इसकी विज्ञप्ति निकल जाए, जो एडवर्टाइजमेंट है 1-2 दिन में निकल जाएगा, तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कक्षा 6 का बच्चा होता है और वो एकदम से परीक्षा को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में थोड़ा असुविधाजनक उसके लिए हो जाएगा। तो इस समय हमने बच्चे के लिए वो डिसेबल किया है। इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो विद्यालय, बच्चे की तरफ से विद्यालय ही उसको भरेंगे। लेकिन आने वाले समय में, मतलब जब हमारे इसके बाद NMMS की परीक्षा होगी, जो हमारी दिसंबर में होती है, और उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, मुझे लग रहा है वो सितंबर या अक्टूबर में वो निकलता है, तो उस समय बच्चे के लिए भी हम उसको ओपन कर देंगे। तो बच्चे के लिए इस समय एक ही चॉइस है बच्चे के लिए कि बच्चे की जगह स्कूल ने भरना है। बाद में बच्चा स्वयं भी भर सकता है और स्कूल भी भर सकता है। तो अभी यदि आवेदन करना होगा तो किस प्रकार से आवेदन करेगा? तो आवेदन करने के लिए हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट और सर्कुलर एंड जियो करके जो वो है, उसको क्लिक करेंगे उस पर, और इसमें PDF एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 एंड 9, ये PDF इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म डाल रखा है, एक फॉर्म है इसमें, ये फॉर्म प्रत्येक स्कूल इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो साइट पे जो ये फॉर्म दिया गया है, इसको आपने डाउनलोड करके बच्चों को दे देना है। किन बच्चों को? जो एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया यहाँ पे है वो सीधे सीधे ये है कि वो बच्चा आपकी स्कूल में, आपकी स्कूल का मतलब जो स्कूल सरकारी हो या सरकारी सहायता प्राप्त हो। केवल 2 तरह के विद्यालयों के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त बच्चे, जो एडेड स्कूल होते हैं। यदि एडेड स्कूल इस प्रकार का है कि उसमें 6 तक की एड है और 6 से 8 तक एडेड है, और 9-10 में वो प्राइवेट चल रहा है, अभी उसको एड नहीं मिली है, तो इसका मतलब उसको सिर्फ 6, 7, 8 के बच्चे इस छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, 9, 10 के नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। तो और दूसरी चीज़ क्या है, जो बच्चे इसके फॉर्म भरेंगे उन बच्चों ने 5 या 8 की परीक्षा, वो भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, तभी वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उसका अलग से आपको जो एक डिटेल है, जो रूल एंड रेगुलेशन इसके हैं, वो आपको सेंड की जाएगी। तो उसके आधार पर उन सारे बच्चों को जो इसके लिए एलिजिबल हैं, ये फॉर्म आपने उनको दे देना है। बच्चे इस फॉर्म को भर लेंगे और भरने के बाद अपने अभिभावक के साइन कराएंगे, अभिभावक का फ़ोन नंबर लिख के वो स्कूल में इसको जमा कर देंगे। स्कूल में जमा करने के बाद विद्यालय को इस फॉर्म को साइट पे अपलोड करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बच्चे कई बार फॉर्म को सही ढंग से नहीं भरते हैं। हो सकता है उन्होंने अपना SR नंबर सही से न भरा हो या फिर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं की हो। तो इसमें ये नहीं है कि हम बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, हमें बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं करना है, बल्कि बच्चे के फॉर्म को विद्यालय अभिलेखानुसार उसको ठीक करना है। और जो स्कूल में जो उसकी जो SR नंबर है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अनुसार उसको करेक्ट करके अपलोड करना है। एक चीज़ और इसमें आपने ध्यान में रखनी है कि बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ हमेशा आधार कार्ड के अनुसार भरना है, क्योंकि जितनी भी छात्रवृत्तियाँ अब आपको बच्चे को ट्रांसफ़र की जाती हैं वो आधार बेस हैं, जो
अकाउंट नंबर आधार से लिंक होता है, उसी के थ्रू वो आती हैं डीबीटी से। तो उसमें क्या हो रहा है, अभी जो एनएमएमएस परीक्षा में कई बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई, क्योंकि उनका जो अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है। और यदि आधार से लिंक भी होगा तो आधार में कुछ और नाम है, स्कूल में कुछ और नाम है, तो बच्चे को छात्रवृत्ति तभी मिलेगी जब उसका नाम और अकाउंट नंबर बिल्कुल नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार हो। अब यदि ये भी हो सकता है स्कूल में कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो जो एग्जैक्ट उसकी होनी चाहिए, उस बच्चे को ये बताया जाना चाहिए कि आप आधार में वही जो उसका नाम है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही करें, और तभी उसको छात्रवृत्ति मिल पाएगी। तो इस फॉर्म को भरते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नाम और डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार, और बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उसमें फिल करके और फिर इसको अपलोड करना है। अब अपलोड कैसे करना है? अपलोड करने के लिए आप देखो, क्योंकि अभी हम पोर्टल को हमने इस पोर्टल को एक बार पायलटिंग इसकी की, बहुत सारे विद्यालयों से इसमें फॉर्म भरवा के देखा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, और उसके बाद हमने इस पोर्टल में जितनी भी डिटेल थी उसको एक बार क्लियर करवा दिया है। पोर्टल अब ओके है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंट्री इसमें करते हैं तो फिर वो डेटा यहाँ पे रह जाएगा। तो इसके लिए हम एक वीडियो के द्वारा आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आप यूट्यूब लिंक में भी अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरी हैं, उसको लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। साथ में यदि कोई पूछना चाहे तो सीधे भी पूछ सकता है। तो एक बार आप इसको वीडियो को देख लेंगे और उसके आधार पर देखेंगे किस प्रकार से हमने इसमें फॉर्म को फिल करना है। बहुत आसान है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें देखो 2 लोग भी लॉगिन कर सकते हैं। देखो जब आप अपना पासवर्ड सेट करोगे तो पासवर्ड को आपको अपना बिल्कुल सेफ रखना है, किसी को इसकी जानकारी नहीं देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा होगा बच्चों से रिलेटेड। और दूसरा, जैसे विद्यालय में कोई एक व्यक्ति कक्षा 6 का फॉर्म भर रहा है और एक 9th का, तो दोनों एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। 2 लोग लॉगिन कर सकते हैं, तो इसका ध्यान दें। और कोशिश ये करें कि जो कार्यालय सहायक हो उसको इसके लिए प्रभारी बनाया जाना चाहिए। हो सकता है टीचर उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार। वर्ष 2026-27 से मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जूनियर स्तर कक्षा 6 एवं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। इन दोनों छात्रवृत्ति परीक्षाओं के आवेदन पत्र अब SCERT स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से संबंधित विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को चरणबद्ध एवं सरल तरीके से समझेंगे, ताकि आवेदन कार्य सुचारू, त्रुटि रहित एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। नमस्कार। वर्ष 2026-27 से मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय SCERT उत्तराखंड स्कॉलर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय SCERT उत्तराखंड स्कॉलरशिप पोर्टल के होम पेज से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर कक्षा 6 व कक्षा 9 के पात्र छात्र छात्राओं को वितरित कर देंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार का होगा। छात्र छात्राएं इस आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक भरकर और अपने अभिभावकों के हस्ताक्षर करवाकर विद्यालय में जमा कर देंगे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अधूरी रह जाती है तो विद्यालय आवेदन पत्र रिजेक्ट या वापस नहीं करेंगे, बल्कि विद्यालय अभिलेखानुसार उन त्रुटियों को स्वयं सही करेंगे। नमस्कार। वर्ष 2026-27 से मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जूनियर स्तर हम आवेदन पत्रों को SCERT उत्तराखंड स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने की प्रक्रिया को समझते हैं। सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर गूगल ओपन कर पोर्टल का URL टाइप करेंगे। पोर्टल का URL scholarship.scert.uk.gov.in है। URL पर क्लिक करने पर पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाता है। होम पेज के दाहिनी ओर सबसे ऊपर कॉर्नर पे स्कूल लॉगिन दिया गया है। अब स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। प्रत्येक विद्यालय की यूजर आईडी उस विद्यालय का यूडाइस कोड होगा। यूजर आईडी में यूडाइस कोड एंटर करेंगे और पासवर्ड BEO कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद
कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार एक नई विंडो ओपन होगी जहां आपको न्यू पासवर्ड सेट करना है। न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए करंट पासवर्ड बीओ कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया डिफॉल्ट पासवर्ड होगा जो हमने लॉगिन में उपयोग किया था। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड वर्ड जो बीओ कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसको एंटर कर लेते हैं और न्यू पासवर्ड आप अपना जो भी आपको बनाना है उसको टाइप कर लेंगे। इस प्रकार आप पासवर्ड अपडेट कर लेंगे। पासवर्ड अपडेट करने के बाद आप इसको लॉगिन नए पासवर्ड से करेंगे। अब हमने यूडाइस कोड और नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया और फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। हम दोबारा लॉगिन करेंगे जब एक बार पासवर्ड चेंज कर देंगे। कंटिन्यू करते ही आपको कंप्लीट योर स्कूल प्रोफाइल करके एक नया डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलता है। तो यहाँ पे आप अपनी स्कूल की जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर अधिकांश इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड होंगी। आपको केवल मैंडेटरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है, जैसे स्कूल का ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। यदि कॉन्टैक्ट नंबर स्कूल का है तो उसको भी यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे एजुकेशन पोर्टल आईडी है तो जो भी आपके स्कूल की एजुकेशन पोर्टल आईडी है वो यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। मैंने 1 2 3 4 करके यहाँ पे एंटर कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपने स्कूल हेड का नाम एंटर करना है। तो स्कूल हेड जो भी है उनका नाम आप एंटर कर लेंगे और यहाँ पे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उनका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। इसके बाद आप इन्हें यहाँ पे क्लास वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ फिल करनी है। जैसे मैं 6 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो यहाँ पे इस बच्चों की जो छात्र संख्या वहां पे है उसको यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। इस प्रकार मैंने पूरी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। मैंडेटरी फील्ड आपको कंप्लीट करनी है और अन्य इंफॉर्मेशन जैसे हमने यहाँ पे कक्षा 6, 8 और 9 की छात्र संख्या भी यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद आप कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपके स्कूल का डैशबोर्ड आपको प्रदर्शित होता है। डैशबोर्ड में आपको बाईं तरफ सबसे ऊपर डैशबोर्ड टैब प्रदर्शित हो रहा है। डैशबोर्ड टैब आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड दिया गया है। प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, स्कूल की प्रोफाइल प्रदर्शित होगी और इसको यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप की फॉर्म जो आवेदन पत्र है वो यहाँ से आपको फिल करने हैं। वेरिफिकेशन टैब के अंतर्गत आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन, पेंडिंग एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिटर्न बाय बीओ प्रदर्शित हो रही है। ड्राफ्ट एप्लीकेशन जिन एप्लीकेशन को हम ड्राफ्ट में सेव करते हैं। पेंडिंग एप्लीकेशन वे एप्लीकेशन होंगी जो स्कूल लेवल पर पेंडिंग है। सबमिटेड एप्लीकेशन जो आपने बीओ को सबमिट कर दी है और एप्लीकेशन रिटर्न बाय बीओ जो बीओ यदि किसी एप्लीकेशन को वापस करते हैं किसी त्रुटि के कारण तो वो एप्लीकेशन रिटर्न बाय बीओ टैब में प्रदर्शित होगी। रिपोर्ट सेक्शन में आपको अप्रूव्ड एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड प्रदर्शित होंगे। अप्रूव्ड एप्लीकेशन जब एससीईआरटी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देंगे तब वो यहाँ पे प्रदर्शित होंगे और एडमिट कार्ड में आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा से पूर्व छात्र छात्राओं को वितरित करेंगे। इसके साथ साथ आपको डैशबोर्ड में सबसे ऊपर ही ड्राफ्ट एप्लीकेशन, पेंडिंग एप्लीकेशन और रिटर्न बाय बीओ प्रदर्शित हो रही है। ड्राफ्ट एप्लीकेशन जितनी होगी वो यहाँ पे उसकी संख्या आ जाएगी, पेंडिंग एप्लीकेशनों की संख्या और रिटर्न बाय बीओ की संख्या आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप एप्लीकेशन बीओ में सबमिट कर दोगे तो यहाँ सारी 000 हो जानी चाहिए। अगर कहीं भी यहाँ पे कोई संख्या आ रही है तो उसका मतलब वो एप्लीकेशन आपके स्तर पर है। तो अंतिम तिथि से पूर्व आपको ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पे 0 कर देनी है। मतलब ये सारी की सारी एप्लीकेशन आपको बीओ कार्यालय में सबमिट कर देनी है ऑनलाइन। अब हम एक एप्लीकेशन फिल करके देखते हैं।
अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप जहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो कक्षा 6 के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है और कक्षा 9 के लिए क्या है, यहाँ पे आपको प्रदर्शित हो रहा है। यदि बच्चा एलिजिबल है तो आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इसको आपने फिल करना है। सारी जानकारियां आप विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार भरेंगे। केवल नाम और जन्म तिथि एज पर आधार आएंगे और नाम के आगे आपने श्री, श्रीमती, कुमारी कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है। तो एक बार हम इसको फिल करते हैं। इस प्रकार से आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे। बच्चे का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, क्लास 6 या 9 जिस भी क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा उस क्लास को यहाँ पे एंटर करेंगे आप। मैंने यहाँ पे 6 एंटर किया है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, एसआर नंबर को आप बड़ी सावधानी से यहाँ पे भरेंगे क्योंकि किन्हीं भी दो बच्चों का एसआर नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। आधार संख्या यहाँ पे आप फिल करेंगे। मोबाइल नंबर मैंडेटरी हमने रखा है बच्चे का या बच्चे के अभिभावक का। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है बच्चे के लिए, तो आप ईमेल आईडी यदि है तो यहाँ पे एंटर कर लेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। बच्चे का सेक्स, कास्ट कैटेगरी, दिव्यांगता, दिव्यांगता मैंने नो किया है। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ पे दिव्यांगता के अलग अलग प्रकार के दिव्यांगताओं के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो छात्र के पास जो इसका सर्टिफिकेट होगा उसके अनुसार आप इसको फिल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर लेंगे। बच्चे की फोटो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम बच्चे के साइन अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट में सेलेक्ट प्रीवियस स्कूल, उस स्कूल को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिस स्कूल से बच्चे ने, क्योंकि ये बच्चा कक्षा 6 का बच्चा है तो जहाँ से उसने कक्षा 5 उत्तीर्ण की हो, और यदि वो क्लास 9 का बच्चा है तो जहाँ से उसने कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो वो स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्कूल्स आते हैं। यहाँ पे आप स्कूल के नाम से या यूडा स्कूल डाल करके उस स्कूल को सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी एक स्कूल ले रहा हूँ, इस स्कूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंफर्म सिलेक्शन करता हूँ। तो इस प्रकार से इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया एप्लीकेशन का। सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको देखनी है क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी स्कूल की है कि बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन सही यहाँ पे दर्ज की जाए, क्योंकि सारे रिकॉर्ड विद्यालय में उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए पूछता है, क्योंकि ये बच्चा SC कैटेगरी का बच्चा है तो यहाँ पे इसकी कास्ट सर्टिफिकेट और कक्षा 5 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। तो कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ SC और ST बच्चों के लिए है, और क्लास 5 की जो मार्कशीट है या क्लास 9 की जो मार्कशीट है वो सारे बच्चों को मैंडेटरी उसको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे हम कोई एक कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं। मैं कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, और मार्कशीट में भी आपने मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। ये सारी चीजें हो गई। अब आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करना। आप सेव टू ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सेव टू ड्राफ्ट आप तब करेंगे जबकि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो और आधी अधूरी एप्लीकेशन आप भर रहे हैं, तो तब आप सेव टू ड्राफ्ट करेंगे। और यदि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दी तो आप इसको सबमिट कर देंगे इस एप्लीकेशन को। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको कक्षा 6 में ये एप्लीकेशन आपकी आ गई, पूरी डिटेल इसकी आ गई, तो ये यहाँ पे सबमिट हो गई। इसी प्रकार से हम एक एप्लीकेशन कक्षा 9 की भी यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो उसके लिए फिर से आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल कर, जैसे हमने पहली एप्लीकेशन फिल की थी उसी प्रकार से हम इस एप्लीकेशन को फिल कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास 9 के लिए एप्लीकेशन फिल की है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर ली। यहाँ पे हमने क्योंकि कक्षा 9 के लिए एप्लीकेशन हम सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास 6 क्लास 8 जहाँ से बच्चे ने पास आउट किया है उस स्कूल को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना। उसी प्रकार से यहाँ पे यूडा स्कूल या स्कूल के नाम से आप उसको सर्च कर लेंगे, और मैं यहाँ पे इस स्कूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब हम सेकंड स्टेप में जाते हैं, क्योंकि देखो ये बच्चा हमने जनरल कैटेगरी का भरा है। जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए अच्छा यहाँ पे नंबर पूरा नहीं आया, आधार नंबर, तो आधार संख्या 12 डिजिट की होती है, यहाँ पे कुछ कम डिजिट थी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया तो यहाँ पे केवल मार्कशीट ऑफ क्लास 8 आया, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट है केवल SC और ST कैटेगरी के बच्चों के जब हम एप्लीकेशन फिल करेंगे तब आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे केवल आपको क्लास 8 की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ और इस प्रकार से आपने फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से आप देखो कक्षा 6 की एक एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे आ गई और कक्षा 9 की दूसरी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे आ गई। अगर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कक्षा 6, यहाँ पे कक्षा 6 क्लिक है, पेंडिंग एप्लीकेशन 1 दिखा रहा है, और यहाँ पे 9th में करते हैं तो पेंडिंग एप्लीकेशन यहाँ पर भी 1 दिखा रहा है। तो ये एप्लीकेशन है, अब आपको दिखेंगे कहाँ ये हमें दिखेंगे जो वेरिफिकेशन टैब है उसके पेंडिंग एप्लीकेशन सेक्शन में यहाँ पे दिखेंगे। ये कक्षा 6 की प्रदर्शित हो रही है और ये कक्षा 6 की और ये कक्षा 9 की। तो इस प्रकार से आपने 2 एप्लीकेशन यहाँ पे फिल कर ली है। इसी प्रकार आपकी विद्यालय में जितने भी बच्चों ने आवेदन किया है उन सारे बच्चों की जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। कक्षा 6 और कक्षा 9 के अलग अलग क्लास का विशेष ध्यान रखेंगे जबकि आप उसको एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो। इसके बाद ये पेंडिंग एप्लीकेशन में आ गई। ये एप्लीकेशन अभी आपको स्कूल लेवल पर है। इन एप्लीकेशन को यहाँ पर आप एडिट टैब के अंदर एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यू में सबमिट करने से पहले आपको एक बार सारी एप्लीकेशनों को अच्छे से देख लेना है कि किसी में कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि यदि एक बार आप व्यू में इनको सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद विद्यालय स्तर से इसमें कोई भी सुधार होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इसको आप क्लियर देख लेंगे कि सब सही है। जब एक बार आपने सारी एप्लीकेशन देख ली कि सारी एप्लीकेशन सही है तो फिर आपको इनको बीओ ऑफिस में सबमिट करना, मतलब बीओ के लिए इसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कक्षा 6 की एप्लीकेशन है तो यहाँ पे आप उसको जिन एप्लीकेशनों को आप बीओ में सबमिट करना है तो उस पर आप क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आ जाएगा आपका सबमिट टू बीओ। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक डिक्लेरेशन आता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन सही है। ये आपके लिए एक डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट टू बीओ कर लेंगे। तो कक्षा 6 में देखो एप्लीकेशन नो पेंडिंग एप्लीकेशन है, ये बीओ में सबमिट हो गई। इसी प्रकार आप कक्षा 9th में भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके सबमिट टू बीओ कर लेंगे और इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सबमिट टू बीओ कर लेंगे। अब हमने दोनों एप्लीकेशन क्लास 9th और क्लास 6 दोनों एप्लीकेशन सबमिट कर दिए हैं बीओ के लिए। तो अब आप देखेंगे, आप ये डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन तो वैसे भी 0 थी, पेंडिंग भी 0 दिखा रहा है और रिटर्न बाय बीओ भी 0 है। बीओ कोई एप्लीकेशन यदि आपको रिटर्न करते हैं तो आपको उसको इसी प्रकार से फिर से बीओ में सबमिट कर लेना है। अब जो ये एप्लीकेशन है वो दिखेंगी कहाँ, तो वेरिफिकेशन टैब में देखो ड्राफ्ट एप्लीकेशन तो 0 है। अब आपको पेंडिंग एप्लीकेशन भी 0 दिखाएगा, कोई पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं है। अगर आप सबमिटेड एप्लीकेशन में जाते हैं तो ये सबमिटेड एप्लीकेशन में अब इन एप्लीकेशनों को शो करेगा, जैसे कक्षा 6 की है और कक्षा 9th की है। ये एप्लीकेशन आप जो कि पेंडिंग में थी, जब आपने बीओ में सबमिट की फिर सबमिटेड एप्लीकेशन में ये आ गई है यहाँ पे। और यदि कोई एप्लीकेशन बीओ रिटर्न करता है तो एप्लीकेशन रिटर्न बाय बीओ में आएंगे। तो यहाँ पे आपका काम समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे पहले जब आप बीओ में सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपने यहाँ से क्लास 6 और क्लास 9 की पूरी सीट को यहाँ से डाउनलोड कर देना, पीडीएफ में डाउनलोड कर देना है। जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे इस प्रकार से ये दिखेगा आपको। तो इसको डाउनलोड करके आप इसको एक बार से फिर से अच्छे से चेक कर लोगे कि यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई है तो आप उसको बीओ ऑफिस को मेल द्वारा या प्रॉपर चैनल से उनको सूचित करेंगे, जिससे कि बीओ उसको एडिट करेगा या फिर उस एप्लीकेशन को आपको रिटर्न करेंगे और आप इसको सुधार करके फिर से बीओ में सबमिट करेंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब इनको आप डाउनलोड करोगे तो इसको सत्यापित करके इसकी एक प्रति आप बीओ ऑफिस में ऑफलाइन भी
सबमिट कर लोगे। तो इतना काम आपको यहाँ पे करना है। और जैसे ही जो ये एप्लीकेशन SCRT से अप्रूव हो जाएंगे तो फ्री एप्लीकेशन आपको सबमिटेड एप्लीकेशन में नहीं दिखेंगे। इस सबमिटेड एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन तब नहीं दिखेंगे आपको, तब ये एप्लीकेशन आपको रिपोर्ट सेक्शन में अप्रूव्ड एप्लीकेशंस में दिखेंगे। और जब अप्रूव्ड SCRT से हो जाएगा तो आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड भी शो होने लग जाएंगे। यहाँ से आप नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बच्चों को वितरित कर देने हैं। तो इस प्रकार से आप इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे और इसी प्रकार से आप विद्यालय में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उनको सबमिट करेंगे। धन्यवाद। तो आपने इस पूरे प्रोसेस को समझा होगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे आवेदन किया है। हम बहुत सारे आवेदन पत्रों को करते हैं अपने पर्सनल, उसमें अपने बच्चों के, या हम मोबाइल, फेसबुक, हर जगह जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हमने कोशिश करी है कि इसका इंटरफेस हम बहुत ईजी रखें जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ आप इसको, इन एप्लीकेशनों को फिल करने के लिए या इन आवेदन पत्रों को जमा करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप अपने कंप्यूटर से करें, आप मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल से भी ये स्मूथली चलेगा। आप पूरे फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक ही आईडी को 2 लोग चला सकते हैं। तो जैसे स्कूल में 9th और 6th है तो कोई भी एक व्यक्ति 6 का और एक 9th को ऑपरेट कर सकता है सिमल्टेनियसली, अलग मतलब एक ही समय पर एक साथ उनको उस पे काम किया जा सकता है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस इसमें रखा गया है। तो इस प्रकार से आपने इसमें इन फॉर्मों को यहाँ पे सबमिट करना है जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये एडवर्टाइजमेंट कल परसों तक निकल जाएगा जिससे कि हम मई के महीने के लास्ट तक इस पर एग्ज़ाम को करवा पाएँ। और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप SCRT से कॉन्टैक्ट, जो हमारा वहाँ पे मेल आईडी है उससे संपर्क कर सकते हैं, या BO कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। यूज़र आईडी, इसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो यूज़र आईडी, सारे विद्यालयों की जो यूज़र आईडी है उनका UDICE कोड रखा गया है। और जो पासवर्ड है, एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको BO कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जब वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो आप अपना लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने के बाद आप अपना नया पासवर्ड अच्छे से सेव कर लीजिए और उसको किसी के साथ शेयर न करें। केवल स्कूल में रहे हो और किसी के साथ आप उसको शेयर नहीं करेंगे। तो ये विद्यालय की प्रोसेस थी। BO की जो प्रोसेस होगी वो थोड़ा सा, BO के पास काम बहुत कम हो गया BO के पास, क्योंकि पहले सारे ऑनलाइन वहीं से फॉर्म होते थे। उसके लिए हम उनकी एक अलग से कार्यशाला यहाँ पे आयोजित करेंगे जिसमें कि BO कार्यालय को और ये बताया जाएगा कि वहाँ पे उनके कार्यदायित्व किस किस प्रकार के हैं। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप उसको कर लेंगे। उसके बाद हम आज की ये जो कार्यशाला है, जो वर्कशॉप है, उसको आज हम समापन करेंगे। पोर्टल सबके लिए लाइव हो गया, आप पोर्टल को चला सकते हैं। अभी आप लॉगिन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड आपको BO कार्यालय द्वारा कल तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे जैसे ही विज्ञप्ति निकलेगी। और पोर्टल का जो URL है वो scholarship.scrt.uk.gov.in है। इसको हम शेयर भी कर लेंगे अभी BO कार्यालय के साथ, और वो सारे स्कूलों के साथ इस पोर्टल को शेयर कर लेंगे। तब तक आप, जब तक पोर्टल, मतलब जब तक आप फॉर्म की विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तब तक आप पोर्टल से पुराने जो पेपर हैं, जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए गए थे, जो कुछ बुक्स उसमें डाली गई हैं, उनको डाउनलोड करके बच्चों की तैयारी तब तक करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू।